हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जो भी देखा केपलर के 3 लॉ के फॉर्मेट में कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। उसके एलिप्टिकल ऑफ स्ट्रक्चर को देखा कि मतलब अगर कोई प्लेनेट अपने स्टार के सराउंडेड अगर मूव कर रहा है तो कैसे फॉर्मेट में एलिप्टिकल फॉर्मेट मूव कर रहा है। उसी में एक तीसरा फॉर्मेट देखा कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आर क्यूब होगा, ठीक है। इस तरह से हमने केपलर के 3 लॉ देखे। देखो हम बहुत ज्यादा उसके अंदर नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं करने के पीछे भागेंगे कि जहां पर टाइम पीरियड एक प्लेनेट का गिवन हो, उसकी रेडियस गिवन हो, ठीक है, या प्लेनेट है वो कितना मतलब किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी डिस्टेंस गिवन हो, और दूसरे किसी प्लेनेट का रेडियस या मतलब सॉरी ऑर्बिट की मतलब डिस्टेंस गिवन हो उसके स्टार से और टाइम पीरियड पूछा हो। ऐसे वाले क्वेश्चन अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। वो सब क्वेश्चन आपके पास हैं, आप उसको सॉल्व करो। वो 9th और 10th में लगभग लगभग बच्चे सीबीएसई बोर्ड के या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के हों वो पढ़ के आते हैं, ठीक। तो उतना बेसिक क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब मैं अगर डायरेक्टली बात करूं तो अब हम थोड़े लेवल में अप वाले फॉर्मेट को सॉल्व करें, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इस चीज को देख रहे थे कि मतलब जब भी कोई प्लेनेट अपने स्टार के सराउंडेड अगर मूव कर रहा है तो एक इलिप्टिकल पाथ में जाता है। तो जब और उसमें से भी स्टार कोई एक पॉइंट फोकस पे होता है, तो जब दोनों के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होता है उसे परहेलियन कहते हैं, और जब सबसे ज्यादा दूर होता है तब कितना कहते हैं, अफेलियन कहते हैं, ठीक। हमने एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व करा के देख लिया। हमने एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व किया, वहां पे ये देखा कि कहीं पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है। तो वहां से हमने ये डिसाइड किया कि जब सन सबसे पास होगा, मतलब जब प्लेनेट किसी स्टार के सबसे पास में होगा तब उसकी स्पीड बढ़ के आएगी, और जब दूर होगा तब स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक। यहाँ तक हमने देखा। तो अब इस चीज को मैं कैसे प्रूफ करूं, क्योंकि हर जगह पे ऑर्बिटल स्पीड तो हमने यही देखी कि स्क्वायर रूट जी एम बाई ऑफ क्या था, आर, ठीक है। अगर ऑर्बिटल स्पीड की बात जब हम कर रहे थे तब तो मैंने यही देख के आपको बताया था कि मेरे पास स्क्वायर रूट जी एम बाई ओ कौन सा था, आर था। इस तरह से था किसी भी सैटेलाइट के लिए या फिर किसी भी प्लेनेट के लिए जो रिवॉल्व कर रहा है अपने किसी एक सेंटर के से क्रॉस, तब की कंडीशन पे ऑर्बिटल स्पीड तो हमने यही देखी कि स्क्वायर रूट जी एम बाई ऑफ क्या था, मेरे पास आर। वहां पे आर की वैल्यू फिक्स थी। तो अब चलो, अब देखें जब हमने ये कंसीडर किया कि स्पीड तो हर एक मतलब डिस्टेंस पे वेरी कर रही है, तो कब के लिए कितनी होगी ये कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पास में कितनी होगी, सबसे दूर में कितनी होगी, ठीक। चलो ये लास्ट लेक्चर रहेगा, है ना। ट्राई करूंगा कि इसी लेक्चर में खत्म हो जाए, और उसी चीज को बस नोट करके हम लोग देखते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड एक इलिप्टिकल पाथ में अप-हीलियन और पर-हीलियन पे कितना होता है, इस चीज को देखते हैं, ठीक। तो मैं जस्ट नोट डाल रहा हूं। ये प्रॉपर एडवांस में ही आता है और बहुत मुश्किल पड़ता है किसी स्टेट बोर्ड में आ रहा हो या फिर किसी सीबीएसई बोर्ड में आ रहा हो। पूछ लिया तो अलग बात है, डिराइव करने के लिए किसी साल हार्ड पेपर बनाना हो, जैसे 2000 उसमें पूछा था लास्ट, मतलब सबसे हार्ड पेपर सीबीएसई बोर्ड का आ गया था, है ना, जब वो 2025 में 2025 में इसी साल की बात है, ठीक है। तो उस टाइप का होगा तो फिर ठीक है, उस टाइप का अगर कोई पेपर आया और फिर से उसी तरह चीज को डिराइव करने की बात किया तो मैं डिराइव करके दिखा देता हूँ, और एडवांस में तो डायरेक्टली आप उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे अगर मैं ये कहा कि मेरे पास कोई भी प्लेनेट अपने स्टार के सराउंडेड एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, या कोई भी सैटेलाइट अपने प्लेनेट के सराउंडेड एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, यही चीज था। जिसमें से एक फोकस पे दो फोकस पॉइंट होते हैं, यहाँ पर एक F1 हुआ और एक कौन सा हुआ, F2 हुआ। जो सबसे पास की डिस्टेंस है उसे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, R1 रिप्रेजेंट करेंगे। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, R1। और जो सबसे दूर की डिस्टेंस है वो कौन सी है मेरे पास, R2, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये चीज हमने देख ली, इस चीज को अब हम लोग देख लिए, ठीक है। अब देखो ये दोनों के डिस्टेंस के बीच में एक कौन सा एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस, और एक कौन सा होगा, माइनर एक्सिस। यहाँ पे हम अपने सन को रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से एक फोकस है F1, ठीक। अब ये जो सेंटर पॉइंट है
ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दोनों से एक सेम डिस्टेंस पे, जिसका कोऑर्डिनेट ऑर्डर कितना है 0,0। ठीक, एक फोकस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑर्डर को हम क्या लिखते हैं, ए ई कोमा 0 लिखेंगे, और दूसरे के लिए कितना लिखेंगे, माइनस ए ई कोमा माइनस ए ई कोमा कितना लिख देंगे, इस वैल्यू को माइनस ए ई कोमा 0। ये वाई एक्सिस के लिए होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर 0,b, और इसके लिए कितना हो जाएगा 0,b, बट ये निगेटिव साइड है तो इसे माइनस लिख देते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसका कोऑर्डिनेट ऑर्डर a,0 और इसका भी कोऑर्डिनेट ऑर्डर a,0। ठीक सॉरी, ठीक है। इस तरह से कुछ अब हम देखने को पा रहे हैं। ऐसे ही देखते हैं और कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर से अगर मैं अपहीलियन की बात की, मतलब यहाँ पर से v1 की बात कर रहा हूँ, इस इंस्टेंट पे मेरे पास स्पीड v1 होगी, इस इंस्टेंट पे स्पीड कितनी होगी v2 होगी, ऐसे करके हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि हर फॉर्मेट में एंगुलर वेलोसिटी कैसी कंजर्व, वो सब चीज सेकेंडरी है, वो सब हमारे पास बहुत दूर की बात है। जो प्लेनेट सराउंडेड में मूव कर रहा है, उस प्लेनेट के मास को स्मॉल m ले लेता हूँ, और इस सन के मास को कैपिटल M लिख लेता हूँ। ये फोकस नंबर कौन सा है मेरे पास, सेकेंड है। मुझे R1 की वैल्यू चाहिए, सिर्फ डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। देखो ये ओरिजिन पॉइंट, हर डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से काउंटिंग करो। ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरे पास, ए ई होगी। सिमिलर ये भी कौन सी होगी, ए ई होगी, यही होगा। देखो R2 यहां से यहां तक की डिस्टेंस, R2 यहां से यहां तक की डिस्टेंस, R1 इस सन से प्लेनेट तक की डिस्टेंस। तो R1 की वैल्यू एक्चुअल में देखने को कितनी मिलेगी, बताओ। ये पूरी डिस्टेंस ए है, ए में से ए माइनस ई को क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको मिलेगा 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस, यही मिलेगा। ठीक, दूसरे स्टेप पे देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेरे पास फाइंड करनी है, जो कि R2 के इक्वल है। तो R2 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी, ये डिस्टेंस a है और ये a प्लस ई, a प्लस ई इज इक्वल टू ए, कॉमन लोगे तो 1 प्लस कौन सा हो जाएगा, एक R1 है और एक कौन सा है R2। इस तरह से कंफर्म। चलो यहां पर भी देखते हैं। अब अगर मैं ये कह रहा हूं तो ये मेरे पास कौन सा है, परहीलियन है, डिस्टेंस कम है, और R2 कैसा है मेरे पास, अपहीलियन। ठीक है, इस तरह से देखने को मिल रहा है। एक R1 हो गया, एक R2 हो गया। अब यहाँ पर समस्या नहीं है। अब आप ये जान रहे हो कि पूरे फॉरवर्ड में मुझे क्या फाइंड करना है, V1, और दूसरे में कौन सा फाइंड करना है, V2। एक V1 और एक कौन सा मुझे फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है। ये दोनों को फाइंड करना है। यहाँ पे मेरे पास कैसा होगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि मेरे पास समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 0। कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, अगर एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, टॉर्क 0 हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा मेरे पास, कंजर्व होगा। कैसा होगा, कंजर्व होगा। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास mv1 इंटू R1 का मल्टीप्लीकेशन mv2 इंटू R2 है। सैटेलाइट रिवॉल्व करते करते या प्लेनेट कोई भी रिवॉल्व करते करते अपने मास को चेंजेस नहीं कर रहा होगा, और मास को चेंजेस नहीं कर रहा होगा, तो ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, जहां से v1 इंटू R1 इज इक्वल टू v2 इंटू R2 हो जाए। मतलब एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कंजर्व है। और अगर एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व है, तो मतलब मेरे पास वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन और दूसरे की वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो। यहाँ से तो हम ये खुद ही देख पा रहे हैं कि मेरे पास v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसा होगा, R1 होगा। अगर R1 की वैल्यू कम होगी तो V1 की ज्यादा होगी, अगर R2 की वैल्यू मेरे पास R1 की वैल्यू ज्यादा होगी तो V1 की वैल्यू कम होगी। ये कांस्टेंट है, तो देखो इस पे मेरे पास R2 ज्यादा हो गया तो V2 कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम जान ही रहे हैं, ये तो हमने केपलर के सेकंड लॉ के साथ देख ही लिया था। लेकिन मुझे अब ये जानना है कि V1 और R1 की जो वैल्यू है, V1
और R1 की जो वैल्यू है, सॉरी V1 और V2 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, वो कितनी होगी, ये चीज अब मुझे जानना है। तो अब देखो इस पूरे फॉर्मेट में एक और चीज होगा और वो क्या होगा, एनर्जी का कंजर्वेशन। यही लिख रहे होगे, यही लिख रहे होगे। सोचो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, एनर्जी कंजर्व होगी। मैं एजम्पशंस करता हूं कि फर्स्ट पोजीशन ये है और सेकंड पोजीशन ये है, मैं फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में पहुंच रहा हूं, तो जहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम V2 का क्या हो गया होगा स्क्वायर, और फर्स्ट के लिए कितना हो गया होगा, हाफ एम V1 का क्या हो गया होगा स्क्वायर। ये चीज हुआ होगा। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भी तो चेंज कर रही होगी भाई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां तक के लिए कितनी होगी, माइनस जी, प्लेनेट का मास, सॉरी सन का मास कैपिटल एम और इस प्लेनेट का मास स्मॉल एम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कौन सा है मेरे पास, R2 माइनस, यही होगा। ये फाइनल है, माइनस फिर से इनिशियल माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कौन सा, R1। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जहां पर से आप समझो कि हाफ एम, ये कितना हुआ, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का क्या हो गया स्क्वायर, ये माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस और माइनस हो गया, तो मेरे पास ये कितना देखने को मिलेगा, ये भी कितना है, जीरो है, ये भी कितना है, जीरो है। तो आप ये चीज देखो कि मेरे पास जब ये सेकेंड साइड जाएगा कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/(R2), ये हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा जब सेकेंड साइड जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस और फिर सेकेंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/R1, यही चीज देखने को मिलेगी। अब देखो सॉरी, थोड़ा मतलब खांसी हो रही है। देखो m से m आप क्या कर दोगे, स्मॉल m, इसके मास पे कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, पूरी डिपेंडेंसी किसमें, ऑर्बिटल स्पीड हमने देख चुकी है कि किस पे डिपेंड करती है, प्लेनेट के मास पे या सैटेलाइट के मास पे, प्लेनेट के मास पे, सैटेलाइट के मास से फ्री था, तो ये भी फ्री होता हुआ दिख रहा है, कौन सी बहुत बड़ी बात। देखो अब कितना हुआ, V2 स्क्वायर माइनस का V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, और ब्रैकेट के अंदर 1/(R2 माइनस ऑफ 1/R1)। अब देखो एक इक्वेशन और दो अननोन, अभी भी R1 और R2 के फॉर्मेट में मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे ये वैल्यू है R2 और R1 की वैल्यू यहाँ पर देखो। तो अब अगर मैं देखूं तो एक्चुअल में मेरे पास एक अननोन नहीं है, सॉरी एक इक्वेशन नहीं है, दो इक्वेशन। मुझे अगर V1 की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ से V1 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। V1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कंसीडर करूँ तो V1 इज इक्वल टू कौन सा होगा, V2 इंटू R2/(of) कौन सा, R1। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखो V2 का स्क्वायर माइनस V1 की वैल्यू कितना है, V2 का स्क्वायर R2/(of) R1, यही हुआ। ओ कैपिटल हम हटा दिए यहाँ से, क्या 2g कैपिटल M, ये कितना हो गया, देखो ये भी तो स्क्वायर होगा, V1 का स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू, ठीक। अगले स्टेप पे देखो ये कितना हुआ, 2g कैपिटल M, इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ R1 माइनस R2 अपॉन कौन सा हुआ, R1 इंटू R2, यही चीज होगा। तुम देखो यहाँ से V2 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, तो इसे भी कितना लिखोगे, देखो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm, और ये कौन सा हुआ, R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ये चीज होगा। देखो ये a माइनस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में बचेगा, तो आप इसे कितना लिखोगे, बोलो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, एक यहाँ से कैंसिल आउट होगा, एक बच जाएगा, तो आप इसे कितना लिखोगे, R1, और ये हो गया 2gm, ये तो कैंसिल आउट हो गया इधर से, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, a माइनस बी कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर में कौन सा हुआ, R2, जहां पर से
आप इजीली अब इसको बताने की कंडीशन पे पहुंच गए। देखो, अच्छे से ध्यान देते रहना, ठीक है? ये V2 का क्या है? स्क्वायर। तो V2 का जब मेरे पास स्क्वायर रूट पहुंचेगा इस साइड 2gm, ये कौन सा हुआ डिनोमिनेटर में? इधर हो गया R1 और इधर हो गया R2 और डिनोमिनेटर में हो गया R1 प्लस R2। ये मेरे पास सेकेंड की ऑर्बिटल स्पीड पहुंची। अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो आप देखो V2 की जो वैल्यू होगी, AE की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन पे मेंशन ही होगी, उस पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो V2 की जो वैल्यू होगी बस आप पुट करो तो ये 2gm। R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी है? देखो, R1 की वैल्यू A ब्रैकेट में 1 माइनस E। अब डिनोमिनेटर में देखो R2 की जो वैल्यू है वो कितना है? A 1 प्लस E, ठीक। और इधर के लिए कितना हुआ? R1 की वैल्यू कितनी हो गई? देखो, R1 प्लस R2 है ब्रैकेट में, ये दोनों की वैल्यू को ऐड करो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा? 2 टाइम्स ऑफ A बचेगा। R1 प्लस R2 में वैल्यू पुट करके देखो, देखो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। एक A से एक A भी कैंसिल आउट हो गया। तो V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कितना हो गया मेरे पास? GM 1 माइनस E अपॉन कौन सा हुआ? A 1 प्लस E। ये सेकेंड की ऑर्बिटल स्पीड, मतलब इस पॉइंट के लिए ऑर्बिटल स्पीड है। इस पॉइंट के लिए ऑर्बिटल स्पीड में कितना है? 1 माइनस ई, 1 माइनस ई अपॉन में ए अपॉन 1 प्लस ई। और सिमिलर अगर इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करोगे या इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे पुट करोगे या इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, यहीं पर पुट करो, तो सिमिलर अगर आपको नहीं मिला तो आप बताना। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो V1 की जो वैल्यू मिलेगी वो स्क्वायर रूट जी एम 1 प्लस ऑफ ई अपॉन में ए 1 माइनस ऑफ कौन सा होगा? ई होगा। आप खुद देखो, यहाँ पे V1 की वैल्यू ज्यादा है और V2 की वैल्यू कम है। कैसे? डिनोमिनेटर में 1 माइनस ई कैसा है? एक स्मॉल डिजिट है कंपेयर टू 1 प्लस ऑफ इसके ई के। यहाँ पे न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, और यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर कैसा है? लेस देन। तो ये डिजिट ज्यादा बड़ी मिलेगी कंपेयर टू ऑफ इसके इसके। तो दूर के में यहाँ पर भी ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि स्पीड डिक्रीज होगी और पास में स्पीड क्या होती आएगी? बढ़ के आएगी। देखो, यहाँ तक मैं जो ये डिराइव किया हूँ, ये बड़ी मुश्किल से आपको एक आध जगह देखने को मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ पूछे जाने के चांसेस है एडवांस, क्योंकि ये कैसा हो गया? इलिप्सिस पे इंटर हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन लग गया। और इसमें अब आपको जो भी पूछेगा, ये जितना भी वो आपसे पूछ सकता है, वो सब एडवांस के अंदर के पोर्शन के रहेंगे, ठीक। जहां पर ये होता है कि मेरे पास कैसा अप हिलियन और पर हिलियन में, सॉरी, अप हिलियन और पर हिलियन पे स्पीड कितनी होगी। जैसे क्वेश्चन ऐसे बोल सकता है कि एक प्लेनेट है, ठीक है, उसके सराउंडेड एक सैटेलाइट मूव कर रहा है एक इलिप्टिकल पाथ में, जिसकी पर हेलियन की डिस्टेंस, या फिर पर हेलियन की डिस्टेंस नहीं बोल सकता है, वो ये बोल सकता है कि उसके सेंट्रॉइड से उसके ऑर्बिट तक की जो मेजर एक्सिस की डिस्टेंस है, मेजर एक्सिस यही है ना, मेजर एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कुछ वैल्यू गिवन कर देगा, ठीक। और तो और उसकी डिस्टेंस ऑफ मेंशन कर देगा कि ई पॉइंट की वैल्यू कितनी है। हो गया। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन पूछ लेगा, अब आप यहाँ से सॉल्व करते रहो। अगर आपसे एक बार में आ गया, आप चीजें समझ गए, तो आपको इजीली बनेगा। अदरवाइज वो फाकिसी में घूमते रहे कि अच्छा ये चीजें कैसी होंगी और ये चीजें कैसी। नीट के अंदर तो मतलब नीट वाले तो भूल ही जाओ कि ऐसा कुछ आएगा। मेंस में भी लगभग लगभग चांसेस कम का है, ये प्रॉपर एडवांस वर्जन में ही देखने को मिलेगा। बोर्ड में कभी डिराइव करने के लिए पूछ लिया, सीबीएसई बोर्ड में अगर बहुत हार्ड फेस का पेपर बनाना, इतना हार्ड कि मतलब अगर मान के चलो ये उस क्वेश्चंस पे इंटर होगा जब मान के चलो 30% स्टूडेंट बनाने के लिए कैपेबल हो रहे हैं, वो भी बहुत बोल रहा हूँ 30% मतलब मैक्सिमम, अगर मतलब इस धरती पे जैसे बोर्ड के लड़के एकदम सीरियसली पढ़ने लगे तब। ठीक है, चलो इतना देख लो पहले।
चलो स्क्रीनशॉट मार लिए। चलो अब ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ देखते हैं। जब किसी एक पॉइंट से, ये नोड का पहला केसेस है, ठीक है, ये नोड का कैसा कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड में चलते हैं। चलो अब किसकी बात करते हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉडी की, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे कैसा है मेरे पास, ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए बॉडी if projected in the direction of ए बी, ऐसा करके हो। ये उतना ज्यादा नहीं, ये सब कोई पढ़ने को पाते हैं, है ना। एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि पाथ कैसा बनेगा, बस ये चीज जान, ठीक है। बस लगभग लगभग हम अपने चैप्टर के आखिरी पे पहुंच गए, है ना। कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। देखो क्या हुआ कि मेरे पास एक प्लेनेट कंसीडर कर लेते हैं कुछ इस तरह से। एक पॉइंट है यहाँ पे, कौन सा, ए है, ठीक है। अब इस पे, इस डायरेक्शन पे कितनी स्पीड से, ए पॉइंट से बी की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन पे, बी की डायरेक्शन पे वी स्पीड से हमें पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, ठीक। जहां पे ये इसका कौन सा है मेरे पास, सेंटर है, यहां से इसकी रेडियस कौन सी है मेरे पास, आर, ठीक। अब यहां पर से इस तरह से कुछ है, कुछ इस तरह से है। अब प्रोजेक्टेड करना है, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा हूं, अगर मैं ये कहा कि v की वैल्यू इक्वल टू ऑफ जीरो, कैसा हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, तो ये चुपचाप कहां पर जाएगा, डाउन साइड जाना स्टार्ट करेगा और कुछ इस तरह से फ्री फॉल करके दे देगा। ये कंडीशन किसके लिए मेरे पास, फ्री फॉल के लिए, किसी के लिए है, फ्री फॉल के लिए, ये पहली कंडीशन। इसी दूसरी कंडीशन कहते हैं, दूसरी कंडीशन में ऐसा कह रहा हूं कि अगर मेरे पास यही वेलोसिटी, कैसी हो मेरे पास, वेलोसिटी जो या सॉरी स्पीड जो है, ये ग्रेटर देन ऑफ जीरो, ग्रेटर देन ऑफ जीरो हो, बट लेस देन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड, लेस देन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड हो। तो अगर ऑर्बिटल स्पीड से कम है तो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा जो कि इसको कौन से पाथ में मूव करने के लिए मजबूर करेगा कि ये कुछ इस तरह से मूव करे और अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पे क्या करते जाएगा, ये स्ट्राइक करते जाएगा, ये कुछ इस तरह से खींचते हुए इधर चलता हुआ चला आएगा, ऐसा, ठीक। तो अब ये पाथ कैसा बनेगा मेरे पास, कुछ इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा, अर्थ के सरफेस को टच करेगा, हाँ, वो अलग अलग पॉइंट पे करता हुआ जाएगा, ठीक है। हो सकता है वो इधर चले जाए, बट ये मेरे पास पाथ नहीं देगा, नो ऑर्बिटल वेलोसिटी रहेगा, यहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं ये बोल रहा हूँ ये v इज इक्वल टू किसके लिए, जीरो है, ये किसके लिए, जीरो से ग्रेटर देन बट लेस देन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड, ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन। इसी में थर्ड कंडीशन में चला, जब मेरे पास स्पीड कैसी हो, ऑर्बिटल स्पीड वेलोसिटी के इक्वल हो, मतलब v इज इक्वल टू मेरे पास v नॉट हो, तो ये कुछ इस तरह से पाथ को कवर करते हुए
एक इलिप्टिकल पाथ के फॉर्मेट में ऐसे मूव करेंगे। ये थर्ड की कंडीशन हुआ। इसी में अगर फोर्थ कंडीशन में चला जाओ, ठीक, कि v की वैल्यू मेरे पास कैसी हो, ऑर्बिटल स्पीड से कैसी हो, ग्रेटर देन, ऑर्बिटल स्पीड से कैसी हो, ग्रेटर देन हो, बट लेस देन ऑफ कौन सा हो मेरे पास, एस्केप, एस्केप से कम हो। तो ये कैसा एक बहुत बड़ा ट्रेजेक्टरी को पाथ दिखाते हुए ऐसे जाता हुआ आगे चला जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक। अगर इसी में फिफ्थ नंबर ऑफ चला गया, या फिर ऐसा कहा कि मेरे पास ये स्केप से कैसा हो गया, इक्वल हो गया, तो चुपचाप अपने इस फोर्थ से आगे बढ़ के कहाँ के लिए चला जाएगा, एक फिफ्थ ऑफ फॉर्मेट ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा दोनों कंडीशन, किसी भी साइड ऑफ में ऐसा, ठीक है। देख लो इसको एक बार, कुछ बच गया, देख लो इसको पहले एक बार। चल, हो गया ये, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो गया होगा, ये नोट की दो कंडीशंस थी, ठीक है। इसके बाद अब जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, इधर ही रखते हैं। देखो, जैसे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, टू सैटेलाइट, क्या है क्वेश्चन हमारे पास, टू सैटेलाइट S1 एंड S2 revolve around a planet in coplanar circular orbit, ठीक, in the opposite sense. The period of revolution are t and eta d respectively. Find the angular speed of S2 as observed by, कौन सा है मेरे पास, observed by an astronaut in S1 when they are close to each other, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा ये बोल रहा है कि एक प्लेनेट है, उसके साइड को प्लेनर सर्कुलर ऑर्बिट में मेरे पास, मतलब सेम ऑफ सर्कुलर और मतलब सॉरी सेम सर्कुलर पाथ है, सेम सेंटर्ड है, सेम सेंटर के रिस्पेक्ट में दो डिफरेंट रेडियस की सर्कुलर पाथ में वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा है कि एक में कोई एस्ट्रोनॉट है, वो दूसरे को देख रहा है, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ S2 पूछ रहा है, सेकंड की किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड बोल रहा होगा, ठीक है, हाँ, एंगुलर स्पीड है ऑफ S2 एज ऑब्जर्व बाय ऑफ एन एस्ट्रोनॉट का, इसमें है मेरे पास S1 में है, टाइम पीरियड एक का t गिवन है और एक का कितना गिवन है, eta t गिवन है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है, तो देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है। अब चैप्टर के आखिरी पे पहुंच ही गए हैं, तो चलो देखते हैं क्या क्या है। यस, एक सिंपल सा ऐसा फॉर्मेट बोल रहा है कि एक प्लेनेट है, तो प्लेनेट कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक, इसके सराउंडेड में एक सर्कुलर ऑर्बिट है कुछ इस तरह से, ठीक। अब मेरे पास ये फर्स्ट के लिए, ठीक है, ये मेरे पास प्लेनेट है जिसका कुछ मास हो या फिर अलग चीज है, उसमें से एक के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, R1, कुछ इस तरह से, ठीक। एक दूसरा कोई सैटेलाइट है जिसका एक अलग ऑर्बिट है ना, दोनों का सेंटर्ड कैसा है, सेम है, कुछ इस तरह से, ठीक। ये सैटेलाइट कौन सा हुआ मेरे पास, S1 हुआ, और एक दूसरा कौन सा है, ये कह लेते हैं S2 कह लेते हैं, ठीक है, इस तरह से है। अब ये बोल रहा है कि दोनों का जो रोटेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो एजम्पशंस ऑफ करने का, एक इधर है V1 और एक दूसरा इस साइड कर लो दूसरी सैटेलाइट का V2, ठीक। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि इसके रोटेशन में जो टाइम लग रहा होगा वो T होगा, तो इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा वो कौन सा होगा, ईटा टी होगा। इस तरह से इतनी चीजें क्वेश्चन पे मेंशन।
हमें क्या बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ किसी सेकंड की विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बताना है। मतलब जो एस्ट्रोनॉट है वो अपना कहाँ पे है, यहाँ कहीं पे है पहले वाले, ठीक। तो आपको ये मालूम है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट जितनी आएगी, फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड भी वही आएगी, क्योंकि दोनों का सेंटर्ड कैसा है, सेम, ठीक। देखो, अब अगर ये चीज आपको फाइंड करनी है तो आप क्या लिखोगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यही लिख दो। और दोनों के बीच का क्या देखते हो आप, डिस्टेंस देखते हो, ऐसा कुछ एंगुलर वेलोसिटी के लिए यही चीज होगा। हाँ, यही चीज होता है, ये नहीं लिख दिया जाता है कि वेलोसिटी ऑफ कौन सा है मेरे पास, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट के लिए अगर आप देख रहे हो, तो अगर सेम सेंटर्ड के अंदर है तो ऐसा कभी नहीं देखने की कोशिश करते हो कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है, या ओमेगा बोलते हो या एंगुलर वेलोसिटी को डब्ल्यू बोल लो, उससे कोई दिक्कत, डब्ल्यू नहीं कहते उसको, एक्चुअल में ओमेगा ही कहते हैं, ठीक। तो चलो देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ या स्पीड, एंगुलर स्पीड की बात कर रहा है, वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, स्पीड मतलब स्केलर क्वांटिटी की वो बात कर रहा है। तो मेरे पास कौन सा हो गया, v2 माइनस v1, ये दोनों का कौन सा कंपोनेंट चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर देखो तो वहां पे जो स्पीड मेंशन है कि मेरे पास सर्कुलर ऑर्बिट में है, अपोजिट सेंस पे है, ठीक है। हाँ, दोनों की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होगी, इतना नहीं है, बस यही बस मेंशन किया और टाइम पीरियड की बात किया है, एक ईटा टी मेंशन किया है और एक को टी मेंशन किया है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन सी है मेरे पास, r2 माइनस ऑफ r, यहां तक देखो, क्वेश्चन पे कहीं पर भी ये वैल्यू मेंशन नहीं किया है कि v2 की वैल्यू इतनी है और v1 की वैल्यू इतनी, या v2 और v1 ही नहीं मेंशन किया, तो ये दोनों हमारे पास अननोन, ये दोनों क्वांटिटी हमारे पास v1 और v2 अननोन है। नोन फैक्टर सिर्फ उसमें t है और ईटा है, कितना है हमारे पास, t और ईटा, बस है, एक्स्ट्रा चीज उस पर कुछ भी नोन क्वांटिटीज नहीं, ना ही दोनों के बीच का डिस्टेंस कहीं मेंशन किया है, सिर्फ दो ही चीज मेंशन किया था, एक मेरे पास अपोजिट सेंस में मूव कर रहे हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि एक सैटेलाइट S1 है, एक सैटेलाइट S2 है, वो तो सैटेलाइट का नाम हुआ, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज टाइम, बस टाइम का ही फॉर्मेट सभी में गिवन है और बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा गिवन नहीं। तो अब कैसे मैं यहाँ पर से v2 की वैल्यू और v1 की वैल्यू कैसे फाइंड, हाँ मुझे मालूम है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो मेरे पास एक के लिए प्लस एक के लिए मतलब दोनों के लिए ऐड हो जाएगा, वो अपने पास सेकेंडरी है, वो अपने पास सेकेंडरी फॉर्म में, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मान के चलो जैसे मैं ये लिखा, ये v2 माइनस ऑफ कौन सा लिखोगे, v1 लिख दोगे, तो ये लिख लोगे कि ओमेगा 21 इज इक्वल टू v2 प्लस ऑफ v1 अपॉन में कौन सा r2 माइनस r1, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कभी था ही नहीं, मुझे तो ये सब एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में ये डाटा गिवन ही नहीं है। तो देखो, अब मुझे v2 कैसे निकलेगा, टाइम गिवन, स्पीड मुझे चाहिए v1 की वैल्यू, देखो इस टेंजेंट मतलब इस स्पीड के कारण यहाँ से यहाँ तक इसको रोटेट करने में कुछ ना कुछ टाइम लगा हो, तो टाइम की वैल्यू तो क्वेश्चन भी गिवन, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, तो इसका सरकमफेरेंस कितना है मेरे पास, 2 पाई r1, ठीक, अपॉन में कितना हो जाएगा, स्पीड कितना है v1, तो v1 की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 2 पाई r1 बाय क्या हो जाएगा, v, सॉरी t, यही होगा, यही होगा। सिमिलर v2 के लिए भी आप कैलकुलेट करके पा जाओगे कि मेरे पास 2 पाई r2 बाय ओ टी होगा, लेकिन अभी भी समस्या खत्म नहीं है, यहाँ पे तो 4 अननोन थे, अभी भी 2 में आप आके अटके हुए, देखो ओमेगा 21 की जो वैल्यू है वो v2 की वैल्यू कितनी है, 2 पाई r2 बाय ऑफ टी प्लस ऑफ 2 पाई r1 बाय ऑफ टी, ठीक, अभी भी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों प्लेसेस पे r1 और r2 तो मेंशन ही होगा, अगर आप देखो ये r2 माइनस r1 अभी भी है। अब इसे कैसे हैंडल करें, तो इसे हैंडल करने का सिर्फ
एक तरीका है, आपको ये मालूम है कि केपलर का कौन सा रूल, थर्ड रूल, कि यहाँ पे अगर जो भी टाइम लग रहा हो, सॉरी यहाँ पे कौन सा टाइम है, ईटा टी है, यहाँ पे ईटा टी लिख ली, यही है ना, एक में टी है तो दूसरे में ईटा टी है। अब देखो सिर्फ केपलर का थर्ड रूल देखो तो आपको मालूम है जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस के क्यूब का होता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे टाइम टी लग रहा है तो टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो के किसके, R1 के किसके, क्यूब के। सिमिलर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर से अगर मैं इस कांस्टेंट को रिमूव किया, प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा के, और ये R1 की पावर में 3। सिमिलर दूसरे स्टेप में कितना हो जाएगा मेरे पास, ईटा टी, ईटा टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू के, और ये कौन सा हुआ, R2 की पावर में कितना, 3 हुआ। अगर देखो मैं दोनों को डिवाइड करूं तो R1 और R2 का रेशियो मिलेगा, तो कोई एक फॉर्मेट में आएगा तो यहाँ से R1 और R2 तो कुछ कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो सकता है। तो देखो यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है, बस कुछ नहीं करना, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देना इक्वेशन नंबर सेकेंड से। तो देखो ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 1/ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी सिस्टम मेरे पास कौन सा होगा, R1 की पावर में 3 अपॉन R2 की पावर में कितना, 3, यही होगा। तो बस R2 की वैल्यू आप पुट करो ना, बोलो यहां से, या R1 की वैल्यू फाइंड कर लो, तो R1 इज इक्वल टू कितना हुआ मेरे पास, बोलो R2 की पावर में, सॉरी ईटा की पावर में 2/3, ऐसा मैं डायरेक्टली R1 की वैल्यू लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस इसको दूसरे साइड लेके जाओ, यही होगा। तो अब आप यहाँ से सारी चीजें बता सकते हो, ठीक। R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू दोनों को एक ही फॉर्मेट में आप लिखने की कोशिश करो। तो बोलो V1 इज इक्वल टू 2 पाई, R1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, R2, इन टर्म्स ऑफ R2 में पूछ रहा हूँ, अपॉन कितना लिखोगे, ईटा की पावर में 2/3, और ये कितना हो गया, T। बस वैल्यू उठाना है और हमें यहाँ पे पुट कर देना है। तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, v2 की वैल्यू कितना है मेरे पास, 2 पाई r2 बाय ऑफ ईटा t प्लस v1 की वैल्यू कितना है, 2 पाई r2 बाय ऑफ कितना है, ईटा द पावर ऑफ 2/3 t, ये हुआ। अगले स्टेप पे डिनोमिनेटर पे देखो, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 को एज इट इज रहने दो, बट R1 रिप्लेस हो जाएगा R2 बाय ऑफ कौन सा है, ईटा की पावर में 2/3, ये होगा। देखो अब न्यूमरेटर से क्या कॉमन हो सकता है मेरे पास, ईटा की पावर में 2/3 करो या ना करो, लेकिन ओमेगा 2 1 जब देखोगे तो देखो कितना कॉमन लोगे, 2 पाई R2 सभी में से कॉमन, और डिनोमिनेटर में से कितना कॉमन ले लोगे, ईटा टी, यही लोगे। तो अगले स्टेप पे कितना बचेगा, ये मेरे पास 1 प्लस 1 बाय ईटा की पावर में 2/3 से एक माइनस कर लो, तो आपको कितना दिखेगा, -1 करोगे तो माइनस का 1/3 दिखेगा। तो ये मेरे पास न्यूमरेटर में देखने को मिल जाएगा ईटा दी पावर ऑफ 1/3, ठीक। सिमिलर यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना देखने को मिलेगा, R2 को फिर से कॉमन ले लोगे, यही लिखोगे, R2 को फिर से कॉमन लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ईटा दी पावर ऑफ, सॉरी 1 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 1 बाय ईटा दी पावर ऑफ 2/3 हो जाएगा। तो देखो R2 और R2 क्या हो जाएगा मेरे पास, कैंसिल। अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लो, बोलो ओमेगा 2 1 2 पाई ईटा टी, यहाँ पर एलसीएम होगा तो ये ईटा द पावर ऑफ 2/3, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ईटा द पावर ऑफ 1/3, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, ईटा द पावर ऑफ 2/3 माइनस 1। और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है, ये कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा,
ये अपर साइड जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा, -1 होगा, फिर से मेरे पास कितना आ जाएगा, ईटा दी पावर 1/3 टी और 1 प्लस ईटा दी पावर ऑफ 1/3 डिनोमिनेटर में ईटा दी पावर ऑफ 2/3 -1। ये चीज देखने को मिलेगी, देख लो। ये देख लो, आप सिंप्लीफाई करके देख लो, यही एक्चुअल में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कौन सा है, सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। इस तरह से ये आंसर देखने को मिलेगा। देखो एक बार अच्छे से, मैं साइड में हट जाऊं क्या, स्क्रीनशॉट मारो। चलो चलो, इसके बाद हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो देखते चलते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हुआ, देखो। अगर स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो गया होगा तो ये देखना क्या क्वेश्चन है हमारे पास। ए प्लेनेट ऑफ मास स्मॉल एम, ए प्लेनेट ऑफ मास स्मॉल एम moving along an ellipse around the sun so that its maximum and minimum distance from the sun are equal to r1 and r2 respectively. Find the angular momentum. Find the angular momentum of this planet. Find the angular momentum of this planet relative to this planet relative to the center of sun. Relative to the center of sun, mass of the sun is capital M. ठीक, देखो क्वेश्चन में फिर से पढ़ते चलता हूं, क्या बोल रहा है, ए प्लेनेट ऑफ मास कैपिटल एम, planet of mass capital M moving along an ellipse, moving along an ellipse around the sun so that its maximum and minimum distance from the sun are equal to r1 and कौन सा मेरे पास r2 है respectively. Find the angular momentum, find the angular momentum of this planet relative to the center of the sun, relative to the center of the sun. एंगुलर मोमेंटम सिंपल सा फाइंड करना है इस कंडीशन पे, ठीक। चलो देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या क्या देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं, स्टार्ट करूं मैं। चलो देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास एक अपना सन है जो कि किस फॉर्मेट में मूव कर रहा है, इलिप्स के फॉर्मेट में। प्लेनेट है जो कि सन के सराउंडेड कैसा एक इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है जिसका मास स्मॉल एम है और सन का मास कैपिटल एम है, और एंगुलर मोमेंटम पूछा है। क्या पूछा है, एंगुलर मोमेंटम पूछा है। तो जहां पर से हमें मालूम है कि जो सबसे नियर की कंडीशन बनेगी तब के लिए जो डिस्टेंस है वो कौन सा है, r1 है, और जो सबसे फॉर अवे की कंडीशन के लिए जो डिस्टेंस है वो कौन सा है, r2 है। तो जब सबसे पास में वेलोसिटी या स्पीड की बात करें तो वो v1 है, और जब सबसे दूर की बात करेंगे तो स्पीड कौन सी है मेरे पास, v2, ठीक। और एंगुलर मोमेंटम पूछा है। हमें ये मालूम है कि जब भी प्लेनेट किसी अपने स्टार के सराउंडेड मूव कर रहा होता है तो एक इक्वल एरिया ट्रेवल करने में एक इक्वल टाइम लेता है अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड, ठीक। यहाँ तक तो सबको सही लगता है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो हमेशा कौन से पाथ में मूव करता है, इलिप्टिकल में। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि जब सेकेंड रूल आप देखते हो तो वहां पे ये देखते हो कि एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर भी कंजर्व होगा, तो चाहे मैं यहाँ के लिए काउंटिंग कर लूँ या चाहे यहाँ के लिए, दोनों के लिए कैसा आएगा, सेम आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होगी
वो मेरे पास किसके अपनी स्पीड और मास का मल्टीप्लिकेशन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, ये m हो जाएगा और ये v1 हो जाएगा और r1, ये दोनों इस इंस्टेंट पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो साइन मेरे पास जो रहेगा ये कौन सा हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे एक्चुअल एंगुलर मोमेंटम के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए कि कहीं से v1 मिल जाए, कहीं से क्या मिल जाए v1 मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। अब अगर देखो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, कंजर्व है, मतलब अगर कंजर्व है तो मेरे पास एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, समेशन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू जीरो है। ठीक है, अगर समेशन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू जीरो है, कोई भी एक्सटर्नल लॉसेस नहीं हो रहा है, तो एनर्जी भी क्या होगी कंजर्व होगी। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि डेल के प्लस ऑफ डेल यू का समेशन किसके इक्वल होगा, जीरो, यही होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास ये कौन सा पोजीशन है अपना इनिशियल है, तो ये कौन सा पोजीशन अपने पास यहाँ पे फाइनल पोजीशन है। तो मैं अगर कह रहा हूं कि के फाइनल की वैल्यू हाफ, यहाँ पे प्लेनेट के मास पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, हाफ एम v2 का क्या हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर, माइनस ऑफ कौन सा हो जाएगा हाफ एम v1 का स्क्वायर, प्लस हो चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली ऑफ मेरे पास देखो ये इनिशियल है और ये कौन सा है फाइनल है, तो फाइनल पे माइनस जी, सन के मास की वैल्यू कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ प्लेनेट एंड सन कहाँ पे चाहिए मेरे पास एट पॉइंट ऑफ अफिलियन और परहिलियन, अफिलियन। ठीक, फिर उसके बाद माइनस, माइनस और माइनस कैसा हो जाएगा हमारे पास इसके लिए प्लस हो जाएगा, फिर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या लिखोगे R1 लिखोगे। ठीक, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि हाफ एम v2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। ठीक, अगले स्टेप पे जब ये सेकेंड साइड जाएगा तो g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन R2, और माइनस माइनस ये कैसा हो जाएगा प्लस, फिर से आगे सेकेंड साइड जाएगा तो माइनस, यही चीज आपको देखने को मिलेगी। अब देखो वहां पे v1 की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे अभी भी दो अननोन है, R1 और R2 क्वेश्चन में मेंशन है, R1 और R2 मेंशन है। क्या मेरे पास मास ऑफ प्लेनेट गिवन है, बिल्कुल गिवन है, मास ऑफ सन गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, उसकी दिक्कत नहीं। लेकिन देखो दोनों साइड से m कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास 1/2 को सेकेंड साइड लेके जाएंगे तब भी हमारा काम बनता चला जाएगा। तो मैं ये चीज देख सकता हूँ कि v2 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g कैपिटल m अपॉन में कितना हुआ 1/r2 माइनस ऑफ 1/r, ये चीज देखने को मिली। अभी ये मैं वैल्यू चुपचाप यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर सकता था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी मेरे पास एक इक्वेशन और कितने अननोन है, दो अननोन, एक v2 है और एक v1 है, मुझे एटलीस्ट एक की तो वैल्यू चाहिए, तब तो मैं यहाँ पर v1 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, या l चाहिए मेरे पास m इंटू v2 इंटू r2 भी लिख सकता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं से तो वैल्यू चाहिए। अब अगर चाहिए तो मैं सबसे स्टार्टिंग में ही बोला हूँ कि मुझे एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, कंजर्व होता है। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि mv1r1 की वैल्यू mv2r2 की वैल्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ से स्मॉल m कैंसिल आउट, मतलब v1 इंटू r1 इज इक्वल टू v2 इंटू r2। आपको v1 की वैल्यू चाहिए, मतलब v2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो जहां से v1 r1 बाय ऑफ आप क्या लिखोगे r2, यहाँ पर से v2 की जो वैल्यू आप पुट करोगे v1 का स्क्वायर r1 का स्क्वायर अपॉन ऑफ r2 का स्क्वायर माइनस ऑफ क्या लिखोगे आप v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g कैपिटल m 1 बाय ऑफ r2 माइनस ऑफ 1 बाय r1। आप देखो v1 के स्क्वायर को आप कॉमन ले लोगे, ठीक है, यहाँ से कितना लिखोगे r1 स्क्वायर माइनस ऑफ r2 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा r2 स्क्वायर।
इजे इक्वल टू कितना हुआ 2g कैपिटल M R1 माइनस कितना लिखोगे इसे R2 अपॉन में R1 इंटू क्या लिखोगे R2 लिखोगे। आप देखो ये R2 का स्क्वायर है तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा और देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ये कितना है a माइनस बी, यहाँ से a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी बचेगा बस। तो v1 का स्क्वायर यही होगा, ठीक। इज इक्वल टू मेरे पास आप कितना लिखोगे 2gm और ये कितना हो जाएगा R2 बाय ऑफ R1 और ये डिनोमिनेटर में आएगा कितना R1 प्लस ऑफ कौन सा हो जाएगा R2, ये चीज दिखेगी। और यहाँ से V1 के स्क्वायर को आप दूसरे साइड लेके जाओगे तो ये स्क्वायर रूट दिखेगा, ठीक, इतना ही दिखेगा। अब चलो इसकी वैल्यू को मस्त यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं। तो जैसे ही पुट किए तो m v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट 2gm r2 और डिनोमिनेटर में r1 प्लस कौन सा हो जाएगा r2 हो जाएगा, ठीक। अगले स्टेप में इधर आप लिखोगे कौन सा R1। अब देखो एक कैंसिल आउट होगा तो एक तो बचेगा स्क्वायर रूट 2gm और ये कौन सा हो जाएगा R2 इंटू R1 डिनोमिनेटर में R1 प्लस ऑफ कौन सा हो जाएगा R। ये एंगुलर मोमेंटम देखने को मिलेगा। सिमिलर दोनों ही कंडीशन में सेम देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है चाहे आप इस पोजीशन के लिए देखिए चाहे इस पोजीशन के लिए, दोनों के लिए आंसर कैसा दिखेगा सेम देखने को मिलेगा। ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, ठीक। कोई तकलीफ यहाँ तक देख लो, पहले देख लो फिर डबल स्टार सिस्टम चलते हैं। पहले इतना देख लो, स्क्रीनशॉट मारना है क्या, डबल स्टार सिस्टम पे आ रहे हैं, देख लो पहले इतना स्क्रीनशॉट मार। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं डबल कौन सा स्टार सिस्टम और कौन सा बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। डबल स्टार सिस्टम और बाइनरी स्टार सिस्टम भी इसको कहते हैं। एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में यही चीज पॉसिबल ही, ठीक है। चलो देखते हैं मॉडर्न फॉर्मेट में अब बढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ना क्या स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर ही खत्म हो गया, ये लास्ट टॉपिक है बाइनरी स्टार सिस्टम। देखो बाइनरी स्टार सिस्टम एकदम एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट को ही फॉलो करते हुए चलता है, ठीक है। पूरा जितना भी आपका ग्रेविटेशन है सब वहीं पर से डिपेंडेंस, ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ डबल स्टार सिस्टम, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग डबल स्टार सिस्टम और बाइनरी स्टार सिस्टम। बात दोनों कैसी है सेम ही है, बाइनरी स्टार सिस्टम कह लें या डबल स्टार सिस्टम कह लें, दोनों कैसे चीजों को है सेम टू सेम रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो देखो एक्चुअल में जब भी हमारे पास धीरे धीरे ये मन आया कि हमारे पास अर्थ का रोटेशन एक इलिप्टिकल स्ट्रक्चर में होता है तो अचानक से उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गई, मतलब एक इंस्टेंट पे उसकी स्पीड बढ़ गई दूसरे इंस्टेंट पे उसकी स्पीड घट गई। वो तो फिर भी एक तरह से हम एज्यूम किए, वो केपलर के सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ को हमने वहां पर देख लिया। लेकिन एक चीज ये देखी गई कि जब मेरे पास ग्रेविटेशनल हमने देखा तो जो फोर्स हमारे पास सन किस पे लगा रहा है अर्थ पे, तो वही फोर्स अर्थ किस पे लगा रहा है सन पे। तो अगर एक सिस्टम कंप्लीटली रेस्ट पे कैसे हो सकता है जबकि दूसरा क्या कर रहा है मूव कर रहा है। तो वो हुआ और क्योंकि उसका कोई एक फिक्स्ड बेस तो नहीं है कि नहीं एकदम फिक्स्ड है, तो ऐसी कंडीशन पे ये हुआ कि जैसे अगर मैं सन को एज्यूम कर रहा हूँ और दूसरा मेरे पास कैसा है एक स्टार है, ठीक। तो हो क्या रहा है
कि एक का मास कैपिटल एम है और एक का मास कौन सा है, स्मॉल एम है। एक्चुअल में होता क्या है, जिस भी हम देखते हैं तो स्टार का मास किसके कंपेयर में, प्लेनेट के मास के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो जब दो बॉडी पार्टिकल को आप मास के फॉर्मेट में कंसीडर कर रहे होते हो, तो आप देखते हो कि उनका एक सेंटर ऑफ मास होता है। तो एक्चुअल में रेस्ट पे इनका सेंटर ऑफ मास होता है और ये इस तरह से मूव करते रहते हैं। ठीक, तो देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये रेड पोर्शन पे सन है, तो ये अर्थ है, तो ये रेस्ट पे है। ये दोनों एक यहाँ पर अर्थ, इसको ऐसा फील होता है कि सन रेस्ट पे है, जबकि रेस्ट पे कौन है, सेंटर ऑफ मास है। और इस सन का मास इतना ज्यादा होता है कंपेयर टू अपने प्लेनेट के, कि मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लगभग लगभग कहाँ पे दिखता है, कि मेरे पास सन के पास में दिखता है, एकदम उसके सरफेस के पास। तो इसको ये चीजें कैसी दिखेगी, हमेशा रेस्ट पे दिखेगी, और ये चीज ऐसा लगेगा कि ये रोटेट ही नहीं। एक्चुअल में हमेशा इसके रिस्पेक्ट में ये हमेशा रेस्ट पे दिखता है, लेकिन इसको कैसा होगा कि ये रेस्ट पे ही लगेगा, क्योंकि इसका जो पाथ मूव करने का रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा। ये लगभग लगभग ऐसा मूव करेगा, जैसे मैं यहाँ पर पकड़ के देख रहा हूँ ना, तो मेरे पास ये पोर्शन हमेशा रेस्ट पे ही दिखने को दिखेगा, ये लास्ट टिप। और जबकि टिप के मैं थोड़ा सा आगे साइड पकड़ा हूँ। तो उसी तरह से अगर मान के चलो ये रेड पोर्शन सन है, और ये मेरे पास कैसा है, प्लेनेट है आखिरी का पोर्शन, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में घुमाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि एक्चुअल में घूम ये रहा है। ठीक है, तो यही डबल मेरे पास कौन सा स्टार सिस्टम कहलाता है, ये बाइनरी स्टार सिस्टम कहलाता है। ठीक है, चलो, तो देखो इस पे होता क्या है कि दोनों का, अभी मैं प्रैक्टिकल लाइफ में तो अपना मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन देखने के लिए सेंटर ऑफ मास को दोनों के किसी एक मिड पोर्शन पे ले रहा हूँ। ठीक, अब हो क्या रहा है कि यहाँ से इस पोर्शन तक की जो डिस्टेंस है ये r1 है, और सेकंड कौन सा मेरे पास, ये r2 है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है कि ये रेस्ट पे है, और इसके रिस्पेक्ट पे ये एक ऐसा सर्कुलर पाथ मूव करते हुए चला जा रहा है। सिमिलर ये भी कुछ इस तरह से ऐसे मूव करते हुए चला जा रहा है। तो ये कौन सा स्टार सिस्टम हो गया, बाइनरी स्टार सिस्टम हो गया। तो अब आपको ये देखने पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर आप यही चीज कंसीडर करो कि ये रेस्ट पे है, तो अब ये एक फोकस पे रेस्ट पे है, तो अब इसके लिए एक ऐसा देखने के लिए पाथ, अगर मैं इसको सेंटर से अब हटा दूं, तो अब देखो इस फोकस के रिस्पेक्ट में तो एक इलिप्टिकल पाथ के देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये केपलर का फर्स्ट लॉ हो गया था। और जबकि एक्चुअल में रियल में कैसा चल रहा है, कुछ इस तरह का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग एनर्जी देखेंगे और इसी के लिए सब चीजें कैलकुलेट करना स्टार्ट। यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, कंजर्व होगा या वेरिएबल होगा, कंजर्व ही होगा। लेकिन आप ये देखो कि मैं अगर ये कंसीडर किया कि इसका मास कौन सा है, कैपिटल एम है, इनटू r1 का मल्टीप्लीकेशन, मास इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, इक्वल होगा। ये आप सेंटर ऑफ मास पे पढ़ चुके, ये सेंटर ऑफ मास पे पढ़ चुके हो। तो बस यहीं से अब हम इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड में इसको देखो। ठीक देखो, अब जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास के लिए हम लोग देखें, अब इसका हम क्या क्या देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, और इनर्शिया के लिए देखना स्टार्ट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे, टाइम पीरियड देखेंगे। इतनी चीजें अभी हम देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो एकदम बेसिक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर चीजें देखने के हिसाब से मैं इसे कितना लिख लेता हूँ, ये मेरे पास स्मॉल m1 है, ये वैल्यूएशन मेरे पास यहाँ पर कौन सा है, m2 है। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर कौन सा है, ये m1 है, ये कौन सा मेरे पास m2 है। तो मैं यहाँ से इसे हटाता हूँ, जहां से ये वैल्यू कितनी हो गई, m1 r1 इज इक्वल टू कितना है, m2 r, कुछ इस तरह से ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर ये चीज मुझे सबसे इंपॉर्टेंट दिखेगी, ये सेंटर ऑफ मास से देखने को मिलेगी। ठीक, चलो इसी से हम थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करें। यहाँ पर हम ये m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 लिख लिए। ठीक है, अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कंजर्व,
आप ये भी लिखते हो कि चेंजिंग ऑफ काइनेटिक और चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल का समेशन कितना है, 0, ये लिखते हो। अब ये सोचो कि मैं अगर ये कह रहा हूँ कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक लगना स्टार्ट हो रहा होगा, अगर मैं देखूं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे और एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। कैसे पाथ में मूव कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देख लो एक बार, कुछ कहते हो। देखो एक्चुअल में ये दोनों एक सर्कुलर पाथ पे से घूम रहे होंगे, तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगना स्टार्ट हो रहा होगा। अगर जैसे मैं इसके लिए देख रहा हूँ तो इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इधर और इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इधर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके लिए इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास यहीं पर से कि m1 इनटू एंगुलर वेलोसिटी दोनों के लिए कैसी होगी, सेम होगी, मैं कुछ इस तरह से ओमेगा लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना होगा, m1 इनटू कितना लिखते हो, ओमेगा स्क्वायर, m1 ओमेगा स्क्वायर इनटू r1 की जो वैल्यू होगी वैसा ही दूसरे के लिए भी देखने को मिलेगा। तो m2 ओमेगा स्क्वायर इनटू कौन सा हो जाएगा, r, ये होगा इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू होगी जी कैपिटल एम, सॉरी कैपिटल एम अब नहीं लिख रहे हैं हम लोग, तो इसे m1 इंटू m2 और दोनों के बीच के डिस्टेंस के समेशन का, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं अब क्या लिखूंगा कि m1 प्लस ऑफ m2 का जो समेशन है वो किसके इक्वल होगा, इसके टोटल मास कैपिटल है, ठीक। और तो और r1 प्लस r2 को अब मैं आगे चल के किससे रिप्रेजेंट करूंगा, r से। इस तरह से मैं अब देखने को पाऊंगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ से मैं किसी भी एक वैल्यू को इसको इससे कंपेयर कर लूं या इससे इसको कंपेयर कर लूं, ओमेगा तो सभी के लिए कैसा होगा, सेम होगा। तो ओमेगा की वैल्यू अब आपको देखने में कितनी मिलेगी, ये देखो आप, तो ओमेगा स्क्वायर, देखो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मेरे पास ये कितना देखने को मिलेगा, यहाँ से बोलो m1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r1 इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन कितना हो जाएगा, r1 प्लस r2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, जहां से m1 और m1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आप कितना लिखोगे, जी m2 अपॉन r1 प्लस r2 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इसे तो आप r लिख दोगे, सॉरी इसका स्क्वायर, इसे तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, r1 को, r1 प्लस r2 को कैपिटल R आप लिख के फुर्सत कर दोगे, ठीक। लेकिन ये r1 एक्स्ट्रा कैसे है, मैं इसे भी नहीं चाहता हूँ, मैं हमेशा मेन डिस्टेंस को कंसीडर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो इस r1 की वैल्यू को अगर मैं यहाँ से देखूं तो r1 की वैल्यू कितनी है, m2 इंटू r2 अपॉन r1। तो यहाँ पर से जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो ये r का स्क्वायर और r1 की वैल्यू कितनी, r1 की वैल्यू कितनी बताओ, r1 की वैल्यू m2 इंटू r2 अपॉन में कौन सा हो जाएगा, ये मेरे पास फिर से बोलो m2 r2 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे m1 हो जाएगा। फिर अब फिर से R2 में फंस गए ना, जहां से चले थे वापस वहां फंसना कैसे स्टार्ट हो गया, बोलो बोलो, देखो देखो अगर ऐसा करने में गया कि यहाँ से बस वैल्यू उठा के यहाँ पुट की तो मुझे कभी आएगा ही नहीं। देखो यहाँ पर से मैं ओमेगा में किसको, R1 प्लस R2 या R1 और R2 ये सारे फॉर्मेट को मैं हटाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ किसके फॉर्मेट में, मास के फॉर्मेट में और मीन डिस्टेंस R के फॉर्मेट में मैं वैल्यू चाहता हूँ,
फिर भी मेरे पास यहाँ पे R2 है। तो अगर यहाँ पे R2 है, तो मैं क्या इस फॉर्मेट का यूज कर सकता हूँ? कदापि नहीं। तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? एक्चुअल में यहाँ पर से R1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे किसको एलिमिनेट करना है? R2 को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे R1 की वैल्यू पुट करना है, मतलब यहाँ से R2 की वैल्यू एलिमिनेट करना है। तो आप पुट करो, बताओ R2 की वैल्यू कितनी होगी? M1 R1 बाय M2 इज इक्वल टू R। यहाँ पर से देखो, इसे कंपेयर करो तो R1 की जो वैल्यू होगी वो R इंटू M2 अपॉन कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2। सिमिलर, जब आप ये सेंटर ऑफ मास में पढ़ के बैठे हो भाई, ये सेंटर ऑफ मास पे पढ़ के बैठे हो कि मेरे पास R1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? R इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो उसी तरह से, और अगर वहीं पर R2 की वैल्यू होती तो R इंटू M1 अपॉन M1 प्लस M2 हो जाता। ठीक, ये सेंटर ऑफ मास पे पढ़े हो फिर भी सब चीजें भूलते हुए जा रहे हैं। ठीक, जी एम टू अपॉन कितना हो गया? ये आर का स्क्वायर। R1 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? R इंटू M2, और इधर कितना हो गया? M1 प्लस कौन सा हुआ? M2। ठीक, अब देखो M2 और M2 क्या हो गया? कैंसिल। तो अगर किसी को अच्छे से याद होगा तो ये चीज तो आपने पहले भी फाइंड करके बैठे हैं। कहाँ पे? जब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ किसके लिए फाइंड कर रहे थे? एंगुलर स्पीड ऑफ सैटेलाइट फाइंड कर रहे थे। ये सैटेलाइट की तरह तो बिहेव कर रहा है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितना होता है? 2 पाई बाई ऑफ क्या लिखते हो? ओमेगा। जहां पर से मैं इसे वैल्यू लिख सकता हूँ कि 2 पाई ओमेगा की वैल्यू कितना हुआ? r की पावर में 3/2, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? g m1 प्लस ऑफ कौन सा हो जाएगा मेरे पास? m2 हो जाएगा। तो ये भी तो टाइम पीरियड की वैल्यू थी, यही तो थी वहां पर भी। देखो कुछ नया नहीं आया है। M1 प्लस M2 को ही आप क्या लिखते हो? टोटल मास लिख के देते हो। तो इसी वैल्यू को तो आप लिख के दिए थे आंसर में, G इंटू कैपिटल M अपॉन आर क्यूब। मतलब एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास कैसा मास पे डिपेंड कर रहा था उस टाइम पे? कैपिटल M आपके पास क्या था? देखो, ये टाइम पीरियड आया, ठीक है? एकदम सिमिलर टाइम पीरियड हमने कहां पर भी पीछे भी देखा था, ठीक है? अब ये चीज हमने पीछे भी एक बार देखी, ठीक है? वहां पे कैसा था कि मास, जो ये टोटल मास अब हम लिखेंगे इसको, जिसको जहां पे इसे मैं कितना लिख देता हूँ, जैसे ये 2 पाई r की पावर में 3/2, और ये कितना हुआ? स्क्वायर रूट जी एम, ये हो, ठीक है? ये हमने पीछे भी देखा। अब यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट करता हूँ। अब मैं किसके लिए देखना स्टार्ट करता हूँ? इसी तरह से इनर्शिया, और इसी तरह से अब मैं क्या देखूंगा? काइनेटिक एनर्जी देखूंगा। कि अगर एक फिक्स ऑफ एक्सिस में, अभी मैं जैसे एक सेंटर ऑफ मास को अपना फिक्स ऑफ एक्सिस मान लेता हूँ, उसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें रोटेट हो रही हैं, तो वहां से अगर मैं इनर्शिया देखना स्टार्ट करूँ कि टोटल इनर्शिया मेरे पास कितनी, या टोटल एंगुलर मोमेंटम ही देख लेते हैं, तो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कैसा होगा? टोटल इनर्शिया इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास? ओमेगा हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है, ठीक है? तो अगर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा मेरे पास? I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा हो गया, तो इनर्शिया कितना देखने को मिलेगी? तो आपको यहाँ से समझ में आना स्टार्ट होगा कि इनर्शिया कितनी होगी मेरे पास फर्स्ट पार्टिकल के लिए। अब मेरे पास स्टार के लिए m1 इंटू R1 का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, एक पार्टिकल साइज का मान लेते हैं। दूसरे स्टेप में कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? m2 R2 का स्क्वायर। एक्चुअल में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है R1 या R2, वो इतना ज्यादा होता है कि कंपेयर टू वो मेरे पास पार्टिकल साइज का ही डिफाइन होता है, ठीक है? और इनटू क्या हो गया मेरे पास? ओमेगा हो गया, ठीक? सभी को मुझे रिप्लेस करना है किसके फॉर्मेट में? ये R2 है, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए R1 और R2, मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे
R1 और R2 को ही एलिमिनेट करना है, तो मैं एंगुलर मोमेंटम में m1, R1 की वैल्यू में कितना लिखूंगा, r का स्क्वायर और इनटू m2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यही होगा, ठीक। प्लस हो अगले स्टेप पे कितना हो जाएगा मेरे पास m2, R2 के लिए कितना होगा r स्क्वायर m1 स्क्वायर अपॉन में कितना है ये मेरे पास m1 प्लस m2 का क्या है मेरे पास स्क्वायर, ठीक। और ये इनटू में कैसा है मेरे पास ओमेगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम में अब आप देखो तो आपको सब चीजें जो जो कॉमन दिख रही हैं आप कॉमन लेते हो, m1 m2 दोनों में है, r का स्क्वायर भी, तो m1 इंटू m2 इंटू r स्क्वायर और ओमेगा ये डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 का क्या हो गया स्क्वायर, और मेरे पास देखो यहाँ पे m2 और यहाँ पे एक m1 बच जाएगा, ये m2 प्लस कितना हो गया m1 हो गया, एक कैंसिल आउट होगा एक बचेगा, तो ये कितना हुआ मेरे पास m1 इंटू m2, डिनोमिनेटर में m1 प्लस कितना हो गया m2, और ये हो गया मेरे पास इसके बाद r स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो एक्चुअल में आप इसे ही रिड्यूसेस मास कहते हो, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस वो कौन सा होता है m2 होता है। जब दो सिस्टम को मिला के इस तरह से आप मेरे पास लिखते हो, जिसे रिड्यूसेस मास कहते हो, जिसे म्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू म्यू इंटू आर स्क्वायर इंटू कितना हो गया मेरे पास ओमेगा हो गया। ये हुआ मेरे पास एंगुलर मोमेंटम हुआ दो सिस्टम के लिए, जहां पे दोनों के लिए सेम होगा तो ये एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम हुआ, इतना को पहले लिख लो, फिर काइनेटिक एनर्जी के लिए दिखाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए भी सिमिलर हो जाएगा, रिड्यूसेस मास ही आएगा, तो कितना हो जाएगा हाफ m की जगह पे अब बार बार हम किसका यूज करेंगे, रिड्यूसेस मास का यूज करेंगे। एक बार इसको लिख लो फिर देखते हैं आगे, स्क्रीनशॉट मार लो इसको। चलो मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ पर से, इसी को रफ कर लेता हूँ या इसको रफ कर दो, इसको रफ कर देता हूँ इस डाटा को। देखो काइनेटिक एनर्जी कितना देखने को मिलेगा इस चीज को समझते हैं, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप फिर सिंपल लिखोगे कि हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर हाफ कितना लिखते हो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, मास की जगह पे इनर्शिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही लिखोगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ I1 प्लस वो कौन सा हो जाएगा I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा ही लिखोगे टोटल इनर्शिया। या तो इसी चीज को मैं कैसा लिख दूं कि हाफ मास को किससे रिप्रेजेंट करूं, बोलो बोलो ना, काइनेटिक एनर्जी लिखना है, देखो हाफ म्यू, ठीक। इनर्शिया को हाफ क्या लिखते हो, एक्चुअल में कभी भी रोटेटिंग बॉडी के लिए इनर्शिया यही लिखते हो, सॉरी काइनेटिक एनर्जी यही लिखते हो। तो अब यहाँ पे इनर्शिया रिप्रेजेंट हो जाएगा म्यू इनटू कैसा आर का स्क्वायर, आर कैसा मेरे पास टोटल डिस्टेंस, इनटू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। सिमिलर एकदम सेम टू सेम वैसा ही डिफाइन होगा जैसे ये डिफाइन हुआ है। अब बस वैल्यू पुट करो और डायरेक्टली आप देख सकते हो, ये काइनेटिक एनर्जी होगी बाइनरी स्टार सिस्टम में, ये एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। बस इतना सिंपल सा होना, कोई बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ठीक है। देख लिया यहाँ तक, चलो उसके बाद एक लास्ट फॉर्मेट चलते हैं, एक क्वेश्चन है जस्ट छोटा सा, पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ फिर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट मार लो। चलो अब जैसे इसके लिए मैं देखता हूँ, इसको रफ करता हूँ, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो गया होगा।
देखो, अब जैसे यहाँ से मैं आगे देखना स्टार्ट, ठीक है? तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ए डबल स्टार इज ए सिस्टम ऑफ टू स्टार मूविंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ड्यू टू ग्रेविटेशनल due to gravitation. Find the distance between the component of the double star. Component of double star if the total mass is if the total mass equal कैपिटल M and टाइम पीरियड कितना है कैपिटल T। ऐसा नॉर्मल सा क्वेश्चन पे मेंशन, क्वेश्चन पे ऐसा बोल रहा है कि एक डबल स्टार सिस्टम है जिसमें टू स्टार्स है जो एक दूसरे के अराउंड मूव कर रहे हैं और वो भी किसके सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। ड्यू टू ग्रेविटेशन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द डबल स्टार, डिस्टेंस फाइंड करना दोनों स्टार के बीच का। इफ द टोटल मास कैपिटल एम है एंड टाइम पीरियड कितना है मेरे पास, दोनों का मेंशन है कि टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है मेरे पास टी है, टाइम पीरियड की वैल्यू टी है। तो यहाँ तक मुझे क्वेश्चन पे मेंशन है और डी की वैल्यू फाइंड करनी। चले तो देखो, चलते हैं सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, दोनों के मास की वैल्यू कैपिटल एम गिवन है, मतलब स्मॉल m1 प्लस ऑफ m2 की वैल्यू होगी। दोनों के बीच का जैसे मतलब ये है, एक m1 हो गया होगा, एक दूसरा कौन सा हो गया होगा m2। ये दोनों मेरे पास यहाँ पर एक सेंटर ऑफ मास है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कौन सा है d है, मतलब एक कौन सा हुआ d1 हुआ और एक कौन सा हुआ मुझे d2 हुआ होगा। इस तरह से कुछ चल रहा होगा। टाइम पीरियड कितनी मेंशन किया हुआ है t मेंशन किया, चाहे ये इसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर जाए चाहे वो उसके रिस्पेक्ट में, बात दोनों कैसी है, दोनों के लिए टाइम सेम, ठीक है। अब डी की वैल्यू पूछा हुआ है, डी की वैल्यू पूछा हुआ है। अभी कुछ देर पहले ही अगर आप नोटिस करो, जस्ट जब मैं इसे बताना स्टार्ट किया तो आप क्या कह रहे थे कि जितना सेंट्रीपिटल फोर्स इसके लिए आ रहा होगा उतना ही इसके लिए आ रहा होगा, क्या अलग अलग हो। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है ये तो मानते हो। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो रहा होगा m1, इसका सेंटर से डिस्टेंस d1 हुआ होगा और इसका कितना हो गया होगा d2, यही होगा m1 d। क्या लिखते हो भाई, mv स्क्वायर बाय ऑफ r ऐसा करके लिखते हो ना, फिर उसके बाद v को ओमेगा इंटू r लिखते हो, तो कितना होता है md ओमेगा स्क्वायर, यही होगा m1। दूसरा कौन सा हो जाएगा m2 d2 ओमेगा स्क्वायर। अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब g इंटू दोनों के मास का मल्टीप्लीकेशन अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यही d मुझे चाहिए। तो d तो मिल गया मुझे। अब देखो, अब जैसे ही मैं यहाँ से कंपेयर किया, अब ओमेगा मेरे पास क्वेश्चन पे नहीं गिवन है, मुझे टाइम पीरियड गिवन है, तो टाइम पीरियड का रिलेशन ओमेगा के साथ मुझे मालूम है, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं। ओमेगा को तो मैं रिप्लेस कर दूंगा, बस मैं किसी भी एक की डी की वैल्यू चाहता हूँ, मैं टोटल डी की वैल्यू चाहता हूँ, जबकि मुझे ये वैल्यू कितनी है d1 प्लस डी। ठीक, अब अगर ये d1 प्लस d2 है तो हमें एक और चीज मालूम है यहीं पर कि m1 d1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, m2 d2 के भी तो इक्वल होगी। ये भी काम कर सकता है, ये भी काम कर सकता है। तो मतलब अगर मैं d1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो मुझे d2 इजीली मिल जाएगा और दोनों की वैल्यू उठा के मैं वहां पुट कर सकता हूँ। तो बस यहाँ से किसी भी एक फॉर्मेट को मैं कंपेयर करूँ, लास्ट टाइम d1 को कंपेयर किया था, अब d2 को कंपेयर कर लेता हूँ। तो d2 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, देखो m2 m2 कैंसिल हो जाएगा, g m1 अपॉन d का स्क्वायर, यही होगा, ठीक, यही होगा, d का स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये d2 की वैल्यू हो, ठीक। अब ये d2 की वैल्यू है, बस मेरा काम बनना स्टार्ट हो रहा है। तो अगले स्टेप में बताओ d2 की वैल्यू कितनी है, g m1 अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे पास, बोलो, ये डी स्क्वायर इंटू 2 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 4 पाई स्क्वायर, और ये कौन सा हो जाएगा टी स्क्वायर, यही होगा। ये d2 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है d2 की। अब d2 की वैल्यू है यहाँ पे,
और मुझे किसकी वैल्यू पूछा है, डी की। तो डी की वैल्यू तो एक्चुअल में आप फाइंड भी कर सकते हो कि ये मेरे पास जी m1, ये डी स्क्वायर हो गया, देख लो, अपॉन में कितना हो गया, टी स्क्वायर अपॉन कौन सा, डी टू इंटू 4 पाई का स्क्वायर। बाकी सब कांस्टेंट है, मुझे सिर्फ कहीं से इस टर्म को हटाना है, इस टर्म को हटाना है मुझे कहीं से। देखो D2 की वैल्यू मैं ऐसे कैसे फाइंड करूं कि मुझे D के फॉर्मेट में आ जाए, बोलो। देखो अभी कुछ देर पहले ही आप देखे थे जब मैं आपको बताया था कि ये अगर सेंटर ऑफ मास के फॉर्मेट में है तो आपके पास D2 की जो वैल्यू होगी वो कैसा होगा, मास हो। D2 है तो मेरे पास अपोजिट साइड का मास m1 इंटू टोटल डिस्टेंस d अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास, बोलो। अपॉन में m1 प्लस कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा। यही चीज चली थी। अब देखो मुझे अगर D2 की वैल्यू चाहिए थी, D2 की वैल्यू मैं यहाँ पर D के फॉर्मेट में कैलकुलेट कर लिया था, D2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया था, बस मैं दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ, हटाओ मुझे पास, ठीक, बस दोनों को कंपेयर कर लो तो काम हो सकता है बन जाए। दोनों को कंपेयर करो, दिखेगा मेरे पास कितना है जी, ठीक। अगले स्टेप में कितना हुआ, m1 टी का स्क्वायर डी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये m1 डी अपॉन m1 प्लस m2, यही होगा। देखो m1 से m1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मुझे ये कितना हो गया, जी टी का स्क्वायर अपॉन में कौन सा हुआ, 4 पाई स्क्वायर, ये इधर हो गया m और ये हो गया डी दी पावर ऑफ 3। ये चीज चलेगा, जहां से हम लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर m अपॉन 4 पाई का स्क्वायर और ये पावर में कितना हुआ 1/3, ये डी की वैल्यू है। देखो यहाँ पर टी भी गिवन था, टोटल मास भी गिवन था, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, बस हो गया, यही मेरे पास आंसर है इसका। देख लो एक बार, कहीं पर कुछ हमें नया करना ही, ठीक। तो इसी के साथ ये चैप्टर के हम आखिरी पोर्शन पे अपने पहुंच गए थे, या फिर एक क्वेश्चन है लेटस रेक्टम से रिलेटेड, उसको कर लेते हैं फिर इसको खत्म मानेंगे। उतना देख लो पहले, आप इतना देख, चलो एक लास्ट क्वेश्चन बस, उसके बाद फिर चैप्टर आगे नहीं खींचेंगे, खुद मुझे भी नींद आ रही है ना, 1 बज गए, रात के 1 बजने वाले, ठीक है। बस मैं भी इसको खत्म ही करना चाह रहा हूँ, है ना। चलो देखते हैं उसको। एक लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, बस इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है, इफ ए प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, इफ द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इन एन elliptical orbit, in an elliptical orbit such that its minimum distance from sun is r1 and the maximum distance is कौन सा मेरे पास r2। Calculate the distance of planet from the sun. Calculate the distance of planet from the sun when it is at position where the line joining the planet and sun where the line joining the planet and sun is perpendicular to the major axis of the ellipse, ठीक। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोल रहा है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, तो जो जो क्वेश्चन पे मेंशन किया है उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक प्लेनेट
अपने सन के अराउंड किस पाथ में मूव कर रहा है, एक इलिप्टिकल पाथ को फॉलो कर रहा है। और अगर इलिप्टिकल पाथ को फॉलो कर रहा है तो जहां पे वो एक फोकस पे है उसकी जो डिस्टेंस है वो कौन सी है, r1 है। एंड सेकेंड वन की जो बात हो रही है वो कौन सी है मेरे पास, r2 है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि एक R1 है और एक कौन सा है मेरे पास, R2। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि जब वो अपने मेजर एक्सिस के, जब प्लेनेट, कैसा प्लेनेट मेजर एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर आया होगा तो उसकी डिस्टेंस बताना है कि वो कितना मेजर एक्सिस से डिस्टेंस पे होगा। ठीक, तो देखो इस तरह से है। तो मेजर एक्सिस, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास एक फोकस ये है तो दूसरा फोकस सेकेंड वन जो होगा वो ये होगा F2। इसी तरह से जूम करो तो एक माइनर एक्सिस आ रहा होगा और एक कौन सा एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, माइनर एक्सिस है। ठीक, एंड सोन ये कौन सा मेरे पास, मेजर एक्सिस। ठीक, अब अगर माइनर है और मेजर है तो मेजर एक्सिस की जो वैल्यू है वो मैं कितना ले जूम कर ले रहा हूँ, ये पॉइंट मेरे कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करेगा जो कि ओरिजिन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा 0,0। इसे मैं एज्यूम कर लिया कि ये मेरे पास एक कॉमा कितना है, 0। और इसे मैं एज्यूम कर लिया कि ये बी कॉमा 0। तो मुझे एक्चुअल में क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये आर एल की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में मेजर एक्सिस के जो परपेंडिकुलर हाइट होती है, ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे दिखती है मेजर एक्सिस के, ऐसा, इसे हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं ये। ठीक, तो जो आर एल है, ये आर एल जो है ये कैसा है, लेटस रेक्टम का हाफ है। ये आर एल क्या है, मुझे लेटस रेक्टम का हाफ है। ठीक है, तो आप जब मैथ में इलिप्स पढ़ते हो तब आप ये देख चुके हो आर एल की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में हाफ होगी किसके, लेटस रेक्टम के होगी। ठीक, तो लेटस रेक्टम की जो वैल्यू आप जानते हो वो कितना जानते हो मेरे पास, बोलो, 2b का स्क्वायर बाय ओ कितना होता है, a होता है। कितना होता है, मतलब ये माइनर एक्सिस का, कौन सा, माइनर एक्सिस के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का 2 टाइम्स अपॉन मेजर एक्सिस के रेशियो के इक्वल होता है लेटस रेक्टम। तो जहां से आर एल की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बी स्क्वायर बाय ओ, कौन सा, ए हो जाएगा। मतलब मुझे बी स्क्वायर बाय ए की वैल्यू चाहिए। अब मुझे यही चीज चाहिए कि मुझे बी स्क्वायर बाय ए की वैल्यू कितनी होगी, जबकि क्वेश्चन में पूरे फॉर्मेट में R1 और R2 की वैल्यू मेंशन, R1 और किसकी वैल्यू मेंशन है, R2 की वैल्यू मेंशन। अब अगर देखो ये 0,0 है और ये डिस्टेंस a,0 है तो ये भी कितना होगा मेरे पास, माइनस का a,0 होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। ये जो ओरिजिन पॉइंट से फोकस की जो डिस्टेंस होती है इसके कोऑर्डिनेट ऑर्डर कितने होते हैं आपके पास, AE,0 और ऐसे ही इसके होंगे कितने, -AE,0। तो अब मैं कोऑर्डिनेट से नहीं भी जाऊं तो मुझे ये मालूम है कि R1 की जो वैल्यू होगी वो पूरे A में से कितना सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, A माइनस E को सब्सट्रैक्ट करना है। तो R1 की वैल्यू तो इतनी है और R2 की वैल्यू जो आपके पास देखने को मिलेगी वो A प्लस ऑफ AE देखने को मिलेगा। ठीक, अब मुझे पूरे क्वेश्चन में A की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू चाहिए और एक बार B की वैल्यू चाहिए। तो जो A की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं दोनों को ऐड किया तो मुझे ये दिखेगा कि 2A इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2 के इक्वल होता है। मतलब ये पूरा 2 टाइम्स ऑफ है किसके इक्वल, R1 और R2 के समेशन के इक्वल होगा। तो A की जो वैल्यू देखने को मिलेगी R1 प्लस कितना देखने को मिलेगा, R2। ठीक, ये तो हो गया। अब मेरे पास समस्या सिर्फ और सिर्फ किसको लेके है, बी को लेके। किसको लेके है, बी को लेके है। तो बी की वैल्यू को मैं कैसे लिखूं, सोचो। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ लिखते हो, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखते हो, याद करो।
तो जब आप देखते हो इलिप्स के लिए ही, तो आप क्या देखते हो कि बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर के इक्वल। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ए की तो वैल्यू है मेरे पास, बस कहीं से ये ई एलिमिनेट हो जाए, या फिर मैं देखूं तो ये बी स्क्वायर को ही मैं कितना लिख सकता हूँ, आप देखो तो इसे ए स्क्वायर माइनस कितना लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख सकता हूँ। कहीं से ए ई की वैल्यू मिल जाए, अगर आप देखो तो यहाँ से यहीं पर से ए ई की वैल्यू कितनी होगी बोलो, ये सेकेंड साइड चला जाएगा तो माइनस ए माइनस आर वन, यही होगा क्या, देख लो देख लो क्या होगा, ए माइनस आर वन। ठीक, तो मैं अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो मुझे ये कितना देखने को मिलेगा बोलो, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर करना है तो मतलब ए माइनस आर वन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसे कितना लिखोगे, देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब ये माइनस सिंबल मल्टीप्लाई होगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा, आर वन स्क्वायर और माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2ar1, यही होगा। देखो ये और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप लिख सकते हो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आर वन को अगर मैं कॉमन ले लिया या फिर रहने दो, कितना लिखोगे, 2ar1 माइनस आर वन का स्क्वायर, यही होगा। देखो अब आर वन की वैल्यू पुट कर दें क्या डायरेक्टली, बस ए की वैल्यू पुट कर दो, हटाओ, उसके बाद बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे बस ए की वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू इंटू आर वन माइनस आर वन का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r1 का स्क्वायर प्लस 2r2 इंटू आर वन माइनस आर वन का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, आर वन का स्क्वायर प्लस 2r1 इंटू कौन सा हुआ, r2, यही चीज होगा। अब बस सब वैल्यू उठा के वहां पर पुट कर, तो लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू कितनी है, आर वन का स्क्वायर प्लस, सॉरी, लेटेस्ट रेक्टम के हाफ की वैल्यू, तो ये कितनी हो गई मेरे पास बोलो, आर वन स्क्वायर 2r1 इंटू आर टू, और डिनोमिनेटर में कौन सा हुआ, आर वन प्लस आर टू हो गया। तो यहाँ पर से बस कुछ नहीं, यहाँ पर से आर वन की वैल्यू को कॉमन ले लो, तो ये हो गया आर वन प्लस 2r2, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया, आर वन प्लस आर टू। ये लेटेस्ट रेक्टम के हाफ की वैल्यू देख लो, फिर भी गलत ही आया होगा, देखो कुछ गड़बड़ है, फिर भी कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर एक चीज नहीं आनी चाहिए और वो आ गई है यहाँ पे, देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, कुछ गड़बड़ तो नहीं रख दिया मैं, लग रहा है वैल्यू गड़बड़ रख दी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई की वैल्यू कितनी हो गई, ए माइनस आर वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ar1, ये कैंसिल हुआ, 2ar1 माइनस आर वन का स्क्वायर। ठीक, ये हुआ 2 टाइम्स ऑफ आर वन, और ए की वैल्यू आर वन प्लस आर टू हुआ, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक कैंसिल आउट हुआ तो ये आर वन का स्क्वायर प्लस 2r1 इंटू आर टू हुआ। कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, देखो
देखो देखो, कुछ तो मिसिंग है। 2a r1 इंटू r1 का स्क्वायर ठीक लिखा हुआ है। सब ठीक ही तो लिखा हुआ है, फिर मिसिंग कहाँ पे हो गया? कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे, ये छोड़ दिया ना, 2। हम्म, ये 2 को यहाँ पर हटा दिया ना, ये डिनोमिनेटर में ये 2 था ना, ये 2 ही मैं भूल गया, सॉरी, है ना। तो देखो, ये 2 से ये 2 कैसा हो गया, कैंसिल। बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, r1 स्क्वायर प्लस हो r2 इंटू r1, और ये मेरे पास कितना हो गया, माइनस का r1 का स्क्वायर, ये और ये टर्म्स कैंसिल। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू r2 इंटू कौन सा हुआ, r1, जहां से RL की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, R2 इंटू R1 अपॉन A की वैल्यू कितना है, R1 प्लस R2, डिनोमिनेटर में कितना है मेरे पास 2, तो RL की वैल्यू कितनी हुई, 2R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस कौन सा हो गया मेरे पास, R2 हो गया, ये वैल्यू आई है, ये सही, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू इस R1 फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके फॉर्मेट में कितना होगा, तो हो जाएगा मेरे पास कितना, ये हाफ की डिस्टेंस है ना, उसका 2 टाइम कर दो, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 4। लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट रेक्टम, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू, ये दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस उसके फॉर्मेट में कैसा होगा, 4r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2 के फॉर्मेट में होगा। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना होगा, मतलब जो मेजर एक्सिस है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑफ जो मेरे पास प्लेनेट निकल के आएगा वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2 के फॉर्मेट में हो, ठीक है। चल, यहां तक समझ में आया। देखो, अपने साइड से लगभग लगभग मैंने सब कवर, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन बच गया होगा तो अलग बात है, कैपलर वाले लॉ में बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अब आप जितना भी मैं पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड पूरे फॉर्मेट को एक बार धीरे धीरे वीडियो देखना स्टार्ट करो, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करो, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो। अब ये नहीं कि ग्रेविटेशनल में ही आप इंट्रोड्यूस रह जाओ, बहुत ज्यादा 100 क्वेश्चंस इनफ होते हैं, 100 200 या 300 क्वेश्चन। अगर देखो एडवांस के कर रहे हो तो 100 क्वेश्चन ही इनफ है, ठीक। मेंस के कर रहे हो तो 200, और अगर नीट के कर रहे हो तो 500। नीट वालों को थोड़ा ज्यादा मतलब एक्यूरेसी गेन करने में टाइम लगता है, ठीक है। क्वेश्चन के लेवल छोटे छोटे होते हैं, कैलकुलेशन जल्दी बढ़ानी रहती है, तो वो उतने क्वेश्चन कर, है ना। और जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होते चले जाओगे, तो करते चलो, ठीक है। यहाँ तक के लिए चैप्टर इतना ही है, ठीक है। मैं अपने साइड से सब कवर कर लिया हूँ, कुछ बच गया होगा तो देख लेना, कमेंट में बता देना, तो ताकि अगली बार मैं इम्प्रूव करके उसे दे सकूं, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।